उपनिवेशवाद और देहात। आज हम पहले जो बेसिक चीज़ है इसका वो पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उपनिवेशवाद और देहात। सबसे पहले देखिए उपनिवेश शब्द का अर्थ क्या होता है, और उपनिवेश के बाद ही तैयार हमारा होता है उपनिवेशवाद। इसको समझिएगा कि उपनिवेशवाद आखिर कहते किसको है, उपनिवेशवाद कहते किसको है। तो उपनिवेश का अर्थ होता है कि जब कोई एक शक्तिशाली राष्ट्र, जैसे ये एक राष्ट्र है मान लेते हैं, आदमी के रूप में ही मान लो, एक मजबूत आदमी है, स्ट्रॉन्ग आदमी है ना, या स्ट्रॉन्ग कंट्री की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग कंट्री। और एक जैसे कोई राष्ट्र है, एक कंट्री है, वो थोड़ा वीक है, मतलब क्या है, वो कमज़ोर है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग राष्ट्र है, इस कमज़ोर राष्ट्र पर क्या करता है, आक्रमण कर देता है। आक्रमण करके इसके तीनों क्षेत्र, जैसे तीन क्षेत्र क्या होते हैं भाई, एक सामाजिक होता है, दूसरा आर्थिक होता है, और तीसरा हमारा राजनैतिक होता है। तीनों क्षेत्रों पर क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। तब ये कमज़ोर राष्ट्र जो है, इस मजबूत राष्ट्र का क्या कहलाता है, उपनिवेश कहलाता है, या उसको दूसरे भाषा में हम गुलाम कहते हैं। एक जब मजबूत राष्ट्र किसी कमज़ोर राष्ट्र पर आक्रमण करके उसका सारा चीज़ हथिया ले तो गुलामी हो गया। तो उसी को दूसरे भाषा में, इतिहास में गुलाम शब्द के जगह पर नया वर्ड इस्तेमाल, नया नहीं कहेंगे, मतलब कि उसके स्थान पर, नया तो नहीं है, बहुत पहले से यूज हो रहा है, तो ये उपनिवेश कहलाता है। तो उपनिवेश का अगर दूसरा मीनिंग सीधा समझने के लिए अगर देखा जाए तो वो हमारा क्या है, समझ में आ गया। अब इस विचार, उपनिवेशवाद है क्या, विचारधारा है। अब ये प्रक्रिया चलती रही। आज ये एक मजबूत राष्ट्र है, इसको गुलाम बनाया, कल इसको गुलाम बनाया, परसों इसको गुलाम बनाया, और इस तरीके से ये एक प्रोसेस जो है चलते रहा। इसी विचारधारा का नाम क्या है, उपनिवेशवाद। यानी उपनिवेश की प्रक्रिया को बढ़ाना, उपनिवेश बनाते हुए चलना, ये जो विचारधारा है, इस विचारधारा का नाम क्या है, उपनिवेशवाद। और उपनिवेश का अर्थ होता है गुलाम। अब आगे देखिएगा, आपका शब्द है एक, जो चैप्टर का नाम है, पहले उस पर हम चर्चा करते हैं। उसका नाम देहात। देहात का मतलब क्या होता है, सबको जानते हैं। देहात का मतलब गांव नहीं, और प्योर गांव। गांव में भी कई गांव ऐसे होते हैं जो थोड़े एडवांस होते हैं। आपका बड़राजी भी एक गांव है, लेकिन ये एडवांस है थोड़ा, अन्य गांवों के, अगल बगल गांवों के अपेक्षा। आप थोड़े से भोरमबाग चले जाइए, थोड़ा सा महुआएँ चले जाइए, थोड़ा सा आप कटनी चले जाइए, बारा इजरा चले जाइए, तो जितने यहाँ के लोग सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं, नंबर ऑफ पीपुल की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बारा इजरा या फिर कटनी में सुविधा नहीं है लोगों के पास, है। लेकिन अगर 100 घर है तो वहाँ 5 घरों में बढ़िया सुविधा है। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात कीजिएगा बड़राजी प्रॉपर बाज़ार का, तो हर व्यक्ति के घर में लगभग आपको बैटरी, इन्वर्टर, ये सब चीज़ें, आपको गैस वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएगी। बाज़ार का अधिकतर घरों में जो खाना बनता है वो गैस वगैरह पे बनता है। आप गांव देहात में चल जाइए तो वो चूल्हे पर बनता है। तो देहात का मतलब क्या होता है, प्योर प्राकृतिक रूप से जो निर्भर हो। और गांव होते हैं, गांव भी उसको कहते हैं, लेकिन गांव थोड़ा अब क्या हो गया, एडवांस हो गया। गांव देहात एक ही होता था, लेकिन अब गांव थोड़ा क्या हो गया, एडवांस हो गया। हमारा भी गांव है, लेकिन गांव क्या है, एडवांस है। कौआ कोल में आप जाइएगा तो बहुत एडवांस है, यहाँ से ज़्यादा एडवांस है। पकरी बरामा जाइएगा तो और ज़्यादा एडवांस मिलेंगे। नवादा जाइएगा तो हर घर में एसी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, सब व्यवस्था मिलेगा। तो देहात का मतलब होता है गांव। अब बात यहाँ उठा कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले और भी बात को ध्यान रखें कि देखिए, सबसे पहले अंग्रेज जो हमारे यहाँ आए थे, है ना, ऐसे तो हमारे पास फ्रांसीसी भी आए, है ना, बहुत सारे देश के लोग आए, लेकिन जो अंग्रेज आए थे, सबसे पहले अंग्रेज आए कहाँ थे, तो अंग्रेज आए थे हमारा गुजरात के क्षेत्र में। गुजरात का एक जगह था जिसका नाम था क्या चीज़, सूरत। क्या नाम था, सूरत। सबसे पहले यहीं आया था अंग्रेज लोग। और अंग्रेज, ऐसे लोग कहते हैं 1498 में वास्को डी गामा आया, लेकिन अंग्रेज जब यहाँ से व्यापार की शुरुआत किए, यहाँ पर आए और बोले भाई, जो राजा थे वहाँ से बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद बोले कि हम लोग व्यापार करना चाहते हैं।
यहाँ पर कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। तो हमारा देश शुरू से रहा है अतिथि देवो भव वाला सिस्टम रहा है कि चलो भाई कोई आया है तो ठीक है व्यापार करने दो, क्या दिक्कत है भाई व्यापार कीजिए। तो ये व्यापार करते गए, लेकिन कुछ समय के बाद इनको लगा कि हमारा व्यापार का दायरा थोड़ा बढ़ना चाहिए। और इस साइड में आपका जो है नक्शा में आप देखिएगा, इस साइड में आपका बंगाल है, नहीं है बंगाल, पश्चिम बंगाल है ना जी, बंगाल है। और बंगाल पे भी इन लोग सोचे कि चलो बंगाल पर भी हम ज़्यादा क्या करते हैं, जाकर बिजनेस वगैरह करेंगे। तो बंगाल गया इन लोग, और बंगाल का जो शासक था मुस्लिम शासक था मुस्लिम, उसका नाम था सिराजू दौला। क्या नाम था जी? सिराजू दौला नाम था। ये सब 8वां में भी पढ़ना है आपको, ऐसा बात नहीं है, 8वां के इतिहास में है। हर किताब 8वां 10वां से टच करता है, 8वां इंटर से टच करेगा, 7वां का सिलेबस 9 से टच करेगा, 7वां का सिलेबस आपका 11 से टच करेगा। आप उठा कर देखिएगा किताब, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। जितनी 7वां में चीज़ें हैं वो 9वां और इंटर में उसका विस्तार रूप मिलेगा, और जो चीज़ें 8वीं क्लास में पढ़ेंगे उसका विस्तार आपको 10th और इंटर में डायरेक्ट 12वीं में मिलता है। तो थोड़े बहुत एक दूसरे के लोग मदद करते थे, बाकी उतना किसी को लेना देना नहीं था। तब अंग्रेजों ने सोचा क्यों नहीं हम बंगाल पर अगर कब्जा कर ले। बंगाल को कब्जा करने का उद्देश्य ये भी रहा कि बंगाल नदियों वाला राज्य है, समुंदर के किनारे भी है और नदी भी है, दोनों चीज़ें। दूसरी बात, बंगाल उस समय सिर्फ बंगाल नहीं था, बल्कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब क्या था, एक था। अब ना धीरे धीरे अलग होते चले गए और सब बढ़ते चले गए, लेकिन वो तो बहुत बड़ा साम्राज्य था बंगाल का। तो सोचा अगर बंगाल पर हम कब्जा कर लेंगे तो समझो कि हम आधा भारत पर क्या कर लिए, कब्जा कर लेंगे। और उसने एक नीति चली, और यहीं पर उसने क्या किया, सिराजू दौला को हराने के लिए इसी के सेनापति को मिला लिया। इसका सेनापति को ही क्या किया, मिला लिया। और पहले के लोग तो अपने बेटा अपने बाप को मार देता था कि काहे हम राजा बन जाएंगे। तो इसीलिए सेनापति तो दूर की बात है, सेनापति को मिला लिया, और सेनापति को मिलाने के बाद बोला कि युद्ध होगा। और वही युद्ध हुआ था 1757 का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है पलासी। और पलासी युद्ध, पलासी मैदान का नाम है। उसी जगह पर इधर से आया कौन, अंग्रेज, और इधर से आए कौन, सिराजू दौला की सेना। और दोनों में टकराव हुआ, और टकराव होने के बाद है ना, फिर जो है ये सिराजू दौला की सेना हार गई। और हारने का रीज़न पता है, क्योंकि उसका सेनापति मिला हुआ था।
एक युद्ध यहाँ हुआ, फिर कुछ दिन के बाद जब ये तो खत्म हो गया, मरवा दिया इसको, अब बन गया भाई इसका सेनापति बन गया, ठीक है, मीर जाफर नाम था। सेनापति जब बन गया तो फिर कुछ दिनों के बाद इसको सेनापति को लगा कि नहीं, हमने बहुत बड़ी गलती की है, हमने गद्दारी करके क्या किया है, गलती किया है। फिर अंग्रेज़ों का ये भी विरोध करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ तो मनमानी तरीके से अपना काम करने लगे, क्योंकि अब तो उसका अपना राजा हो गया, सेना भी अपना घुसा दिया, राज दरबार में भी 10 गो 20 गो रखता था अंग्रेज अपना सेना। काहे कि क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रहा है, सब चीज़ हम सुनेंगे समझेंगे, क्या तुम डिसीजन ले रहे हो, कहाँ तुम जाने वाले हो, सब जानकारी रखता था अंग्रेज। हर दरबार जहाँ जहाँ जीता वहाँ वहाँ अपना सेना घुसाना शुरू कर दिया। तो इसको जब सेनापति को एहसास हुआ कि हमसे गलती हुई है, तो फिर क्या किया, ये भी विरोध करना शुरू किया। तो अब अंग्रेज को लगा कि इसको भी हटाना क्या है, जरूरी है। तो अबरी इसका सेनापति का जो दामाद था, अबरी उसको मिला लिया, और फिर इसको भी दूसरा बार 2 बार युद्ध हुआ। प्लासी के मैदान में कितना बार युद्ध हुआ, 2 बार युद्ध हुआ, और दूसरे बार में फिर हरा दिया किसको, सेनापति के टीम को, और जो भी था, जो उस समय नवाब था, उस समय अंग्रेज के विरुद्ध में जो भी थे, अब हरा दिया। तो अब पूरी तरह से बंगाल पर इसका क्या हो गया, कब्जा हो गया। और कब्जा ही नहीं हुआ, एक जगह मिल गया अंग्रेज को बैठने का, यहाँ से देश में व्यापार करने का, अपना पूरा हथियाने का। धीरे धीरे अन्य राज्यों में ये इधर 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 क्या करते गया, आक्रमण करते गया, राज्य को मिलाते गए, चिट्ठी भेजता गया कि तुम मेरा संरक्षण स्वीकार करो, और नहीं संरक्षण स्वीकार करोगे तो हम तुम पर चढ़ाई कर देंगे। कई राजा घबरा गए, चलो भाई अंग्रेज है, उससे पार लगाएंगे नहीं, स्वीकार कर लेते हैं, उसके अंडर में काम करने लगा। जो नहीं स्वीकार किए वो लड़ाई लड़े, और इस तरह से धीरे 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 पूरे भारत में इसका क्या हो गया, अंग्रेजों का क्या हो गया, कब्जा हो गया। हालांकि शुरुआत में जब आए तो वो लगभग 150 वर्षों तक कुछ नहीं किए थे, सिर्फ व्यापार किए थे। लेकिन धीरे धीरे उनको जब पता चला कि यहाँ की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है, तो क्यों ना हम राजनीतिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर इस देश को धीरे धीरे अपने अंडर में ले ले। और अंडर में उसने क्या किया, ले लिया। और जब अंडर में ले लिया, तब अब उसको क्या कमाना है, पैसा कमाना। अंडर में लेने का मकसद क्या था, मकसद क्या होता है आदमी को आगे बढ़ने का, पहला एकमात्र मकसद होता है रुपया। और क्या मकसद होगा, अरे खाना पीना तो कम कमाओगे, 10-20 हज़ार 50 हज़ार, उसमें भी ज़्यादा अगर आपको रुपया कमा रहे हैं तो ज़्यादा रुपया में क्या होता है, ज़्यादा सुविधा आप खोजते हैं। पैसा ही कमाना अंग्रेज़ों का एकमात्र क्या था, मकसद था, और कोई मकसद से यहाँ वो लोग आए नहीं थे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, यहाँ के जो भी गांव थे, देहात थे, कस्बे थे, उन कस्बों पर क्या किया, उसने धीरे धीरे अपना नियंत्रण चालू कर दिया। और नियंत्रण चालू करने के बाद कैसे ज़्यादा टैक्स आए, उसके लिए उसने नियम और कानून बनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब उसी नियम कानून के बारे में राजा की संपत्ति कभी हड़प लेता था, जमींदार बना दिया, जमींदार टैक्स नहीं दे तो जमींदार का संपत्ति राजा अंग्रेज हड़प लेता था। तो अब देखिए उसी के बारे में हमको पढ़ना है। चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। आज 1-2 पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखिए अंग्रेजों ने एक व्यवस्था लागू की, किस लिए भैया, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स प्राप्त करने के लिए। जैसे कोई ज़मीन था, अब किसी साल फसल उपजा, किसी साल नहीं उपजा, तो बोलता था किसान बोलते थे भैया हम कहाँ से देंगे तुमको फसल, कहाँ से देंगे टैक्स, हमारा तो फसल उगा ही नहीं। तो ये क्या किया, बोला उसको कुछ नहीं होगा, हम अब नियम कानून बनाते, तुम्हारा उपजे चाहे ना उपजे। तो कुछ नियम कानून अंग्रेजों ने ऐसे बनाए, जिसमें पहला नियम था, पूछेगा इस्तेमारी बंदोबस्त। ये भूमि से जुड़ा हुआ था। और क्या था इस बंदोबस्त में, ये देखिए 1793 में इस्तेमारी बंदोबस्त को क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। ये ईस्वी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव सवाल है। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी अंग्रेजों की कंपनी को कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व को अंग्रेजी में कहते हैं भाई टैक्स। क्या कहते हैं, टैक्स कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की राशि निश्चित कर दी, बोला कि नहीं अब जो टैक्स लगेगा वो पक्का लगेगा, निश्चित लगेगा। यह राशि प्रत्येक जमींदार को अदा करनी होती थी। अगर जमींदार अपनी निश्चित राशि अदा नहीं चुका पाता था तो उसे राजस्व वसूल करने के लिए उसकी संपत्ति को क्या कर दिया जाता था,
जैसे उस ज़माने में जो ज़मींदार बनाए गए थे या जिनके पास बहुत सारा ज़मीन था, ज़मींदार बन गए जो, तो ज़मींदार का ही काम था कि उसके अंदर में 10 को गांव होते थे और 10 गांव से टैक्स लेकर उसको उठाकर किसको देना होता था? अंग्रेज को। ज़मींदार अगर नहीं दे पाया टैक्स, है ना, और भी क्या एक नियम था कि फलना आज 30 तारीख है ना, तो 30 तारीख के कितना तक? सूर्यास्त तक, इसके बाद नहीं, और नहीं तो 2 गुना 3 गुना ज़्यादा टैक्स लगेगा। इसका अंग्रेजों का नियम था कि एक दिन भी लेट नहीं होना चाहिए। सूर्यास्त विधि इसी को कहा गया कि सूर्यास्त जो निश्चित तिथि दे दी गई महीने का, उस निश्चित तिथि के सूर्यास्त होने से पहले आपको दे देना है, और नहीं दीजिएगा तो अगले दिन अगर देवेल गए तो टैक्स की रकम क्या कर दी जाएगी? बढ़ा दी जाएगी। इस विधि को कहा गया सूर्यास्त विधि। तो जमींदारों, अगर जमींदार नहीं दे पाते थे तो जमींदार की संपत्ति वगैरह को क्या कर दिया जाता था? नीलाम। जितना जमीन है दूसरा को दे दिया, ला, और उससे पैसा क्या किया? ले लिया। जैसे अंग्रेजे बनाए जमींदार, हम जैसे बना दिए किसी को जमींदार, भाई तुम तहसील हो, ठीक है। अब तहसीला ही नहीं तहसील पाया तो हम क्या किए? नीलाम कर दिए। इसके अंदर में 10 गांव है, किसी को बोले कोई लेगा जी? बोला हाँ हम लेंगे। तो 5 लाख रुपया इसका दाम है, इतना गांव का, तुम देगा? बोला हम देंगे। काहे? तो 10 को गांव है तो 5 लाख के हो सके हम 10 लाख कमा लें। इस लोभ में लोग क्या करते थे? दे देते थे। अंग्रेज को तो पैसा से मतलब था, पैसा ले लिया, अगला बार वो डिफॉल्ट किया, उसका भी किसी और को नीलाम कर दिया, और लोग लोभ में लेते चले जाते थे। तो इस व्यवस्था का नाम था क्या? इस्तमरारी बंदोबस्त, जिसमें टैक्स की रकम को निश्चित कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ये 1793 में लागू किया गया, और मुख्य इसका उद्देश्य यही था कि हमको टैक्स कटे नहीं, टैक्स एकदम सीधा क्या हो जाए? आ जाए, है ना। चलिए इतने तक रखते हैं, अगला पढ़ाएंगे ज़्यादा, इन लोग को भी पढ़ाना है। 18 मिनट